Hello everyone. So now let us continue with the topic, and yesterday we have studied about the flow of activities, circular flow of activities in a three sector economy, है ना? That was the topic at which we have stopped our class. That was the end, and I've told you yesterday only. Today we'll be starting as to how to write the answer for that three sector circular flow of income. So now let us start, and I've told you you should write it yourself also, and now you can just cross check. So first of all let me write the date. Unit was national income. Okay, national income. Unit first, macroeconomics. We were doing what? We were doing circular flow of income. Circular flow of income. I hope whatever we have studied till yesterday, it is clear to you. Okay, we'll be conducting one live session also, as I've told in that group. We'll be conducting one live session where I'll be interacting with you all. We'll be discussing what we have studied till date, and in that way I'll be able to understand your aptitude also and the way of learning of yours, and that discussion will definitely help us know each other better. Okay, so now let us start. Circular flow of income. We have discussed about two sector simple economy, and we have discussed about two sector economy also, and now you should know the difference between a simple economy and an economy which is not simple. So three sector, I know I told you. Third sector is which one? Government sector. So I am not making the flow chart again, I am just writing the answer. So what all flows were there? What all flows were there from household sector या फिर consumer sector to the firms? You know it very well. Okay, they will remain same. What? Factor services and consumption expenditure. Consumption expenditure. Okay, then firms to household. What all flows were there? Goods and services and factor payments. This we have already discussed, and this is the thing which is getting repeated. है ना, आप जितने भी सेक्टर जोड़ते जाएं, इकोनॉमिक स्केल बढ़ता जाए, सेक्टर के बीच में ये ही रहेंगे फ्लो. ठीक है, तो इतना तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. फिर हमको पता था हाउस होल्ड टू क्या नाम है, हाउस होल्ड टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या क्या फ्लो होते हैं. प्रोड्यूसर सेक्टर टू फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या क्या फ्लो होते हैं? वो क्या होते हैं? सिर्फ मनी फ्लो होते हैं. इसमें रियल और मनी फ्लो दोनों है, लेकिन जब भी इंटरमीडिएरीज जुड़ेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, उनके साथ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो, क्योंकि वो जुड़े ही इसलिए हैं मनी के फ्लो को बैलेंस करने के लिए. जो मनी का फ्लो इनमें अगर आपस में बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो एक इंटरमीडिएरी की हेल्प से वो बैलेंस होने लगता है, और इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिर एक साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में परफॉर्म होने लगती है. ठीक है, तो वो था, वो मैं नहीं लिख रहा. अब हम बात करते हैं किसकी? हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट. अब हमारा जो नई चीज़ ऐड हुई, हम उसकी बात करते हैं. हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट. नया चीज क्या ऐड हुई थी? हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है, तो हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, वो ऐड क्या क्या चीजें ऐड हुई? सबसे पहली बात, हाउस होल्ड से फ्लो होके गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है? हाउस होल्ड से फ्लो होके गवर्नमेंट के पास क्या क्या जा रहा है? अब हाउस होल्ड जो प्रोड्यूसर्स के लिए फैक्टर सर्विसेज देते थे, अब क्योंकि हाउस होल्ड के लिए गवर्नमेंट भी एक प्रोड्यूसर है, हमने बात की थी गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक रोल क्या होता है? इट इज अ प्रोड्यूसर टू दी कंज्यूमर्स एंड अ कंज्यूमर टू दी प्रोड्यूसर्स. तो ये क्या देंगे इनको? अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे. ठीक है, क्या क्या देंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे. इसके अलावा अब यही याद रखना है कि इनके पास से इनके पास पहुंचना चाहिए, ये नहीं जो इनके पास से यहाँ पहुंच रहा है, वो अलग तरीके से लिखेंगे. ठीक है, फैक्टर सर्विसेज जारी. इसके अलावा अगर मान लो हम इनसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो उसकी पेमेंट भी इन्हीं को करनी पड़ेगी. अगर आप गवर्नमेंट गुड्स, आप वो गुड्स खरीद रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से बना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दिस. सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, आई होप वॉट एवर टर्म्स वी आर स्टडिंग, सभी का मीनिंग अब आपको क्लियर होगा.
ठीक है ना। जो भी टर्म्स हम लिखते हैं, चाहे ये टर्म है चाहे ये टर्म है, सभी का मीनिंग हमारे माइंड में होना चाहिए क्लियर। ओके, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। इसके अलावा भी कुछ जाता है हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास। मैंने आपको बताया था कि क्या जाता है। इसके अलावा हम कुछ पे करते हैं उनको डायरेक्ट टैक्सेस, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज डिवाइड ऑन इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब ये हो गया अपना काम। इसके अलावा कुछ जाता है हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास? नहीं, ठीक है ना। अब आ जाओ गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड। गवर्नमेंट से हाउस होल्ड तक क्या फ्लो होके पहुंच रहा है, ठीक है। क्या क्या पहुंच रहा है भाई? फैक्टर सर्विसेज दी थी तो बदले में क्या मिली थी? फैक्टर पेमेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको भी सैलरी मिलती है। अगर कोई मजदूर है जो नरेगा के अंडर काम कर रहा है, उसको भी वेजेस मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्यों मिला था? क्योंकि हमने उनको क्या पहुंचे होंगे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और नेक्स्ट, इसके अलावा वो हमको डायरेक्ट टैक्सेस तो देते ही हैं। हम उनको क्या करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल एजेंट भी हैं, इकोनॉमिक एजेंट का काम हो गया, लेकिन हम पॉलिटिकल एजेंट भी हैं, तो कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बेनिफिट भी लोगों तक पहुंचा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई योजना है, कोई आवास योजना है, कोई पेंशन योजना है, किसी भी तरह की स्कीम है, उसके तहत लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर गवर्नमेंट के पास से जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट्स। इनके पास आ रहा है, इनके लिए हो गई ट्रांसफर रिसिप्ट, इनके लिए हो गए ट्रांसफर पेमेंट्स, लाइक ओल्ड एज पेंशन, लाइक सम क्लेम ओवर इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कराया तो कोई क्लेम उनके पास पहुंच रहा है, या फिर कोई भी बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं इनमें से रियल फ्लो कौन कौन से, मनी फ्लो कौन कौन से। फैक्टर सर्विसेज आपको पता ही है ये क्या होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, ये हो गया रियल फ्लो, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स मनी, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी फ्लो, ओके। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ऑब्वियसली यू नो हाउ वी आर पेइंग टैक्स। अब ये पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम तो रहा ही नहीं कि हम फार्मर हैं, हम किसान हैं और हम टैक्स कैसे दे रहे हैं? अपनी प्रोडक्शन में से कुछ फसल का पोर्शन देके नहीं। टैक्सेस आर पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दे आर अगेन मनी फ्लो। समझ रहे बात को? नेक्स्ट, फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट्स अगेन इन टर्म्स ऑफ मनी। गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो, ठीक है। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स अगेन व्हाट? मनी, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैसे बैलेंस हो रहा है, 2 मनी फ्लो और 1 रियल फ्लो है, बैलेंस तो हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो किसी सिचुएशन में बैलेंस ना भी हो, तो आपको याद रखना कि इस पूरे सर्कुलर फ्लो में कई सारे सेक्टर थे, ठीक है, और उन सेक्टर्स के बीच में आपस में कई सारे फ्लो हो रहे हैं। तो अगर 2 डायरेक्टली नहीं भी बैठ रहा तो बाकी सेक्टर से मिलके वो ओवरऑल बैठ जाता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें जितने भी फ्लोज हैं क्या होंगे? बैलेंस हो। हमेशा याद रखना, अगर मान लो किसी एक सेक्टर से कुछ क्या हो रहा है, लीकेजेस भी हो रहे हैं, हमने कल पढ़ा था लीकेज क्या हो रहा है। अगर मान लो ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो पेमेंट मिली है उसमें से बचा रहा है, सेव कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, तो हमको पता है इस लीकेज का एक कोरस्पॉन्डिंग इंजेक्शन भी है ना। इस सेविंग लीकेज का इंजेक्शन क्या होता है? बोरोइंग्स या इन्वेस्टमेंट, वो भी बैंक्स और इंटरमीडियरीज के जरिए हो रहा है, तो एक तरीके से मनी का फ्लो बैलेंस। तो जो हम पढ़ रहे हैं मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, उसमें क्या बात है? उसमें ये बात है कि भाई हमेशा सारे फ्लोज क्या हैं? एक बैलेंस वे में है। अगर कुछ लीकेजेस प्रेजेंट हैं तो देयर आर कोरस्पॉन्डिंग इंजेक्शंस आल्सो, देन ओनली द फ्लो इज इन साइकिल। इफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक फ्लो बन ही नहीं पाया। समझ रहे हो? एक फ्लो नहीं बन पाया, उसको हम सर्कुलर फ्लो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, जब तक ये बराबर नहीं होंगे। और अगर मान लो कभी बराबर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टीज की या एडिशनल फंक्शंस की जरूरत पड़ जाती है जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे बात को? जैसे कि आज के डेट पे कई सारे लोगों की कमाई नहीं है, कई सारे लोगों की कमाई नहीं है, और जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा है वो पूल करके बैठे हैं,
है ना, हैं बिल्कुल, जिनके पास पैसा था, स्टेशनरी है अभी फिलहाल में, इकोनॉमी में इतना ज़्यादा सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा। हाँ, ज़्यादातर हम बोल रहे हैं कि ठीक है बिजनेस कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन वो पेस नहीं है जो हम जिस पे हम छोड़ के गए थे मार्च में, ठीक है ना, वो पेस तो रही नहीं। पहले ही हम थोड़ा बहुत रिसेशन से जूझ रहे थे, ऊपर से कोरोना महामारी और आ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पेस वो नहीं है। कई सारे लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा स्टॉक्ड है, ठीक है, मनी की सप्लाई को उन्होंने रोक रखा है, अपने पास स्टेशनरी रख रखा है, तो वहाँ से दूसरों तक पहुँच ही नहीं पा रहा। तो जिन लोगों तक पैसा पहुँच नहीं पा रहा, अब उनको अगर मान लो पैसे की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, एक की सेविंग, दूसरा क्या लेगा, बोरिंग। कहीं ना कहीं से फ्लो को तो बनाए रखना है भाई, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक फंक्शन है, वो तो परफॉर्म होंगे ही, समझ रहे बात को। तो फ्लो हमेशा बैलेंस होता ही होता है। अगर मान लो डिसबैलेंस हो भी रहा है तो एक एडिशनल फंक्शन को हम परफॉर्म करके या इंटरमीडियरीज के रोल को बढ़ा के हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा पूरा आंसर नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की बात करी थी, ठीक है ना। अभी हमने किसकी बात नहीं करी, फर्म्स और गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको आंसर, ये जो रियल और मनी फ्लो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको हमेशा आंसर में नहीं लिखना, अनलेस इट इज़ आस्क्ड। जब तक आपसे पूछा नहीं जाता तब तक आपको नहीं बताना। दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, है ना। आपको समझ में भी आ जाएगा भाई, दो मनी फ्लो थे, दो यहाँ मनी फ्लो है, एक रियल बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा तो इन दोनों के बीच में भी एक और थर्ड पार्टी चाहिए, फिनेंशियल इंटरमीडिएट, समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे थर्ड बात करते हैं, किसकी थर्ड बात करते हैं हम, फर्म्स। अब हमने बात करी थी फॉर द कंज्यूमर्स गवर्नमेंट इज अ प्रोड्यूसर, बट फॉर द प्रोड्यूसर व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ कंज्यूमर। तो फर्म्स इसको क्या मान रही है, अपना कंज्यूमर मान रही है। सबसे पहली बात इकोनॉमिकली, तो क्या क्या जाएगा इनके पास से, जो कंज्यूमर्स को दे रहे थे, क्या दे रहे थे कंज्यूमर्स को, गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर को दे रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही थी। हाँ, हम इनको फैक्टर पेमेंट नहीं देते, क्योंकि देखो हमारी इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में अभी भी गवर्नमेंट ने कई सारी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं बनाई हैं जिनको प्राइवेट बॉडीज आउटसोर्स करके काम दे रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि मैं सोचूं मेरा प्राइवेट कोचिंग है, मेरी प्राइवेट कोचिंग है, ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ठीक है मेरी प्राइवेट कोचिंग चल रही है, एक मैं गवर्नमेंट टीचर को बुला लूँ और वो पढ़ा के चला जाएगा, तो मैं या फिर गवर्नमेंट से अपील कर दूं प्लीज़ आप अपने 2 टीचर मेरे पास भेज दो। ऐसा अभी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में है नहीं है बिल्कुल, है ना ही हम कोई थर्ड पार्टी सोच सकते हैं कि यार मान लो मेरे को अब किसकी ज़रूरत है, मेरे को चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, समझ रहे हो, या बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो मैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आऊँ। ऐसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हम वो एग्जाम्पल यूज़ नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट हमको अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रही है, नहीं। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा फर्म से हाउस होल्ड गवर्नमेंट के पास क्या जाता है, इसके अलावा फर्म से गवर्नमेंट के पास जाएगा क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज चार्जेस, सेस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि व्हाई दे आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। दे आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज their nature is indirect. They are levied on someone but they are collected from someone else. ये किसी और के ऊपर लागू होते हैं लेकिन इनको कलेक्ट किसी और से किया जाता है। लागू किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर। कलेक्ट गवर्नमेंट कहाँ से कर रही है, प्रोड्यूसर से। जीएसटी जो होता है, आपने भी जब भी अभी आप जैसे कहीं बाहर जाते होगे, आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गए, फॉर्मल किसी कॉर्पोरेट उस पर गए, आपने बिल बनवाया है ना, तो आप देखते हो कि जीएसटी लागू है और आपको जीएसटी के बाद ही पैसा देना पड़ रहा है किसको, उस शॉपकीपर को, ठीक है, उस पर्सन को टर्मिनल पे। अब वहाँ पे वो आपका पैसा इकट्ठा रख रहा है लेकिन वो जीएसटी का एक क्या बना रहा है, जीएसटी का एक पूरा रिकॉर्ड बना रहा है, एक रिजर्व बना रहा है, जिसको वो जैसे हम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं ऐसे जीएसटी रिटर्न्स भरेगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली वो हमसे कलेक्ट कर रहा है लेकिन डिपॉजिट किसको करेगा, गवर्नमेंट को। उस पर उसका खुद का भी अधिकार नहीं है, समझ रहे बात को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर लिवाइड ऑन सम person but they are collected from some other. In economy they are levied on consumers but they are collected from the producers. Their burden is shifted. बोला प्रोड्यूसर को कलेक्ट करना है लेकिन बर्डन प्रोड्यूसर ने शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, कंज्यूमर। इस वजह से इनडायरेक्ट नेचर के हुए, ठीक है। तो ये भी फर्म्स डिपॉजिट करती है किसको, गवर्नमेंट। इसके अलावा फर्म्स जो उनकी खुद की कमाई है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, उनको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, एक शेयर होल्डर्स के ऊपर भी लगता है टैक्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स जितना डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं उस डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, वो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता है, अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में आ गए कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये भी फर्म से गवर्नमेंट की तरफ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये देखते हैं भाई गवर्नमेंट से फर्म्स के पास क्या आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट से फर्म्स तक क्या फ्लो होके पहुंच रहा है, क्या क्या फ्लो होके पहुंच रहा है भाई। अगर उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज व्हाट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, तो उसको एक बार बोला करो, ठीक है। एंड इट विल बी बेटर इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि उससे क्या होता है हमको पता है आंसर कैसे लिखना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दोस हुज बर्डन इज शिफ्टेड, दे आर लिवाइड ऑन समवन बट दे आर कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पार्टी। तो अगर मैंने इस तरीके से उसको बोल लिया और समझ लिया, होगा क्या, उसका आंसर मेरे को लिखना आता है। कोई पूछेगा व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, में पता है दे आर लिवाइड ऑन अ पर्सन बट दे आर चार्ज फ्रॉम सम अदर पर्सन, ओके, देयर बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो याद और समझो ही उस तरीके से जिस तरीके से हम उसको समझा पाए, दैट विल बी व्हाट, बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जा रहा है। इसके अलावा कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो गया, इसके अलावा हमने बात की थी एक चीज जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सब्सिडीज, ठीक है। क्या है ये, सब्सिडीज। और आप लोगों को पता होना चाहिए सब्सिडीज मीन्स व्हाट, सब्सिडी मीन्स अ फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट to the producers of essential commodities. It is a financial assistance which is given by the government to the producers of essential commodities so as to maintain the product distribution system. उस प्रोडक्ट का इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेन करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर्स तक पहुंच रही है उसको कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। सो सब्सिडीज आर गिवन सो एज टू डिक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सब्सिडीज देने से क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। लेकिन पूरी की पूरी मार्केट प्राइस किसको रियलाइज हो जाती है, प्रोड्यूसर को, ठीक है। किसके हाथ में जाएगी, किस तक पहुंचेगी, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर ने कम पैसा दिया लेकिन बाकी पैसा किसने दे दिया, गवर्नमेंट। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये इनके बीच के हो गए फ्लो। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, नहीं लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है तो आरबीआई है, वहाँ पे वो क्या करता है, आरबीआई के पास अपनी सिक्योरिटीज़ रखता है और एट टाइम उसको अगर लोन चाहिए होता है तो आरबीआई से वो लोन लेता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो, ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। अब हम ट्रेडिशनल से सीधा मॉडर्न इकोनॉमी में आ गए और ट्रेडिशनल लास्ट के आगे हमारे पास फोर्थ हो गया ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी विच इज अ 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4th सेक्टर भी जुड़ गया, ठीक है। अभी तक हम 3 सेक्टर्स की बात कर रहे थे, 3 सेक्टर्स तक, 3 सेक्टर्स तक इकोनॉमी थी क्लोज, ओके। 3 सेक्टर, 3rd सेक्टर तक इकोनॉमी थी क्लोज। क्लोज कहने का मतलब क्या है कि वो डोमेस्टिक ऑपरेशन ही कर रही थी, वहां पे ऑपरेशंस क्या थे, डोमेस्टिक। समझ रहे हो ना बात को, कि कंट्री के अंदर की ही बात हो रही है, चाहे कंट्री के अंदर के ही प्रोड्यूसर्स, कंट्री के अंदर के ही कंज्यूमर्स और कंट्री की गवर्नमेंट, इन तीनों सेक्टर ने क्या किया, हमारा 3 सेक्टर तक क्लोज इकोनॉमी बनाया। लेकिन जब हमने 4था सेक्टर जोड़ा, 4th सेक्टर, तो उसने इकोनॉमी को क्लोज नहीं रखा, उसकी वजह से इकोनॉमी क्या हो गई, उसकी वजह से इकोनॉमी हो गई ओपन। ओपन मतलब ऑपरेशन सब डोमेस्टिक नहीं है, दे आर फ्री थ्रू आउट दी वर्ल्ड, थ्रू आउट दी ग्लोब, ओके। तो बाकी 3 सेक्टर तो वही रहेंगे, कौन कौन से, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड, यहाँ पे फर्म्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ 4th सेक्टर, व्हाट डू वी कॉल द 4th सेक्टर, ऑब्वियसली दिस इज नॉट डोमेस्टिक सेक्टर, तो वी कॉल इट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फॉरेन सेक्टर,
ठीक है, तो आप इसको कुछ भी बुला सकते हैं, क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब पुराने जितने भी फ्लो हैं वो तो सारे क्या रहेंगे, सेम। मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का। देखो, हमेशा कोशिश करना जितनी बार आप लिख सको, जितनी बार आप उसको बोल सको, उससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से लॉक होएगा। जितनी बार कोशिश हो, बार बार, अगर हम एक बार एक चीज़ को रिवाइज कर रहे पढ़ रहे हैं तो भाई अपने साथ नोटबुक रखो, उसको बनाओ, लिखो, करो काम, और आप देखो आपके दिमाग में इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको बाद में लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो लर्निंग की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। और आप भी इसी प्रैक्टिस में रहोगे। जब भी हमारे पास क्या है, ये टॉपिक है, आई शुड हैव अ रजिस्टर विद मी, मैं उसको बना के लिख के देखूंगा टॉपिक को क्या था, दिमाग में बहुत जल्दी आएगा। याद करने के लिए भी अच्छा है और रिवाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास, हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या पहुँच रहा है, हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या पहुँच रहा है, थोड़ा सा बोर्ड की पोजीशन ऐसी है लेकिन आपको पता है ना। हाउस होल्ड से फर्म के पास पहुँच रहा है फैक्टर सर्विसेज एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरी तरफ फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या पहुंचा है, मैं लिख नहीं रहा, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है वो। फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या पहुंच रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास क्या पहुंच रहा है, मैं लिखूंगा ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड का फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस, इसके अलावा और क्या पहुंच रहा है भाई, इसके अलावा पहुंच रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दो चीज़ें और हैं, है ना, यही लिख देते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के साथ साथ और क्या देते हैं, एक साथ नहीं देते लेकिन वो इनके पास से इनके पास जा रही है, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट से इस तरफ क्या जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ लिख देते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आ जाओ इस तरफ, फर्म्स और गवर्नमेंट क्या क्या इनके बीच के फ्लो। फर्म से गवर्नमेंट की तरफ क्या जा रही है, गुड्स एंड सर्विस, और उसके लिए में गवर्नमेंट क्या दे रही है उनको, खर्चा, उसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इसके अलावा फर्म्स और क्या देते हैं गवर्नमेंट को, इसके अलावा पे करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और गवर्नमेंट उनको क्या देगी इसके अलावा, सब्सिडीज। ठीक है ना, तो देखो आपको ऐसे नहीं बनाना। अब आप सोचो कि सर हमसे अगर इस सेक्टर का पूछ लिया गया, पहली बात तो देखो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, फोर्थ सेक्टर का आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये यहाँ क्लियर हो गया तो जब हम नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड्स, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और हम जो आगे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे उसमें हमको बहुत काम आएगी, उसमें हमारे माइंड में सब चीज़ क्लियर होएगी, सारी टर्म्स क्लियर होएगी, इनके बीच के फ्लोज क्लियर होएंगे, है ना। अगर आपसे डायरेक्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे 2 सेक्टर या 3 सेक्टर ही पूछा जाए, ठीक है। लेकिन 4 सेक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार हमको फ्लो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारे आगे हेल्प हो, ठीक है, और एक तरीके से क्लियर हो जाएगी कि सर्कुलर फ्लो हमको सारा आता है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आंसर नहीं लिखना, जब भी आप आंसर लिखेंगे या फिर आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एक एरो पे सिर्फ एक ही चीज़ को मेंशन करना, ठीक है ना। ये मैं सोचने की सर ने तो एक साथ कर रखा था, मैं भी ऐसे कर देता हूँ। आप स्पेस लो, आप चाहे पूरे पेज पे फ्लो चार्ट बनाओ लेकिन प्रॉपरली मेंशन करना, ठीक है ना। ये हो गया काम। अब आपको पता है इनके बीच का, यहाँ पे सेविंग्स और यहाँ पे बोरोइंग्स, ठीक है। यहाँ पे बोरोइंग्स ऑल्सो एंड आई हैव टोल्ड यू कॉर्पोरेट सेविंग्स ऑल्सो। आपको पता है ना करंट अकाउंट, आज की डेट पे सभी बिजनेस हाउसेस के क्या है, करंट अकाउंट, बिजनेसेस के करंट अकाउंट है, ठीक है ना, और उनके खुद के फंड्स हैं कंपनी के, तो उनको कॉर्पोरेट सेविंग्स कहते हैं। इतना हो गया, इतना हमको पता है अगर हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी। अब बात करते हैं भाई इस सेक्टर की, इस सेक्टर का क्या रोल है, इस सेक्टर का क्या रोल, ठीक है। चारों सेक्टर आपको दिखने चाहिए अच्छे से।
अब हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या है? अब हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स भी हैं और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर भी हैं। मान लो कोई एमएनसी इंडिया में आ गई, अब क्यों है, सारे सेक्टर ओपन हो चुके हैं, कोई एमएनसी कहाँ आ गई? इंडिया में आ गई एमएनसी। अब उसमें मैं काम करने लग गया इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर अगर मैं काम करने लग गया किसी एमएनसी में, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहा हूँ या मैं किसी फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहा हूँ? ऑब्वियसली वो एमएनसी की ओनरशिप उसकी होम कंट्री की है, विच इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो इंडिया में आई और मैं इंडिया में ही काम कर रहा हूँ, मैं भी एक इंडियन सिटीजन हूँ, इंडियन नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ किसी फॉरेन प्रोड्यूसर के लिए, फॉरेन फर्म के लिए, तो एक तरीके से मैं अपनी सर्विस किसको दे रहा हूँ? मैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नहीं दे रहा, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर सर्विसेज। आपको पता है फैक्टर सर्विसेज के रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा? फैक्टर सर्विसेज के रिस्पॉन्स में मिलेगा पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज, मिलेगा ना, काम करेंगे तो मिलेगा। अगर मान लो मैं किसी कॉल सेंटर में काम करता हूँ, ब्रिटिश कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी भी फर्म के लिए काम कर रहा हूँ जो बाहर की है, ऑब्वियसली आई एम गेटिंग सम पेमेंट्स, ठीक है, एज अ हाउस होल्ड। अब कंज्यूमर की भी बात कर लेते हैं। अगर हम कंज्यूमर बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, अगर हम कंज्यूमर्स बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि भाई इनके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, इसको हम कहते हैं इनके इंपोर्ट्स। आई होप you know the meaning of import. Import means what? When we purchase goods and services from rest of the world. अगर मान लो इंडिया में ही मैं एडिडास या पूमा के शूज़ पहन रहा हूँ, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेड आर्टिकल। आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, इम्पोर्टेड आर्टिकल, समझ रहे हो? दैट इज़ व्हाट, दैट गुड्स, दैट ओनरशिप ऑफ दैट गुड बिलोंग्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेड गुड, दैट इज़ नॉट अ लोकल गुड, ओके। तो अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ या फिर मान लो मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, ठीक है, तो हो क्या रहा है? एक्चुअल में उनके हमको इंपोर्ट्स मिल रहे हैं, हमको इंपोर्टेड गुड मिल रहा है, ये गुड्स फ्लो होके यहाँ से आ रहे हैं। जब इन फर्म्स ने हमको दिया था तो उसको कहा गया गुड्स एंड सर्विसेज, बट बिकॉज दे आर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे विल बी नोन एज इम्पोर्टेड गुड, और ये वैल्यू होगी हमारे इम्पोर्ट्स की। इम्पोर्ट्स की वैल्यू होगी, बदले में हम क्या करेंगे? पेमेंट भी तो करेंगे, पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, और यू कैन से कंजप्शन एक्सपेंडिचर ओवर इंपोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कई सारे हमारे पास ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स भी आती हैं, ठीक है, क्या आती हैं? ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स। ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स मतलब भाई जैसे कि मान लो सम पर्सन इज देयर हु इज़ वर्किंग इन अमेरिका एंड ही इज़ सेंडिंग मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया, ऑब्वियसली इस तरह के ट्रांसफर्स रहते हैं, दोनों के बीच में रहता है ना, यहाँ से वहाँ भी जा सकता है, वहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, बोथ वे ट्रांसफ़र, पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स। हो सकता है कोई इंडिया का हो लेकिन उसकी फैमिली बाहर की हो, ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाता हुआ भी दिखेगा, लेकिन उसको हम यहाँ का हाउस होल्ड नहीं बोलेंगे। हाँ, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक तरफा यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर मान लो कोई बाहर का यहाँ पे रह रहा है तो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, यहाँ का हाउस होल्ड नहीं, तो एक तरफा ही मानेंगे। अगर हमारा कोई नॉर्मल रेसिडेंट, हमारा पर्सन एनआरआई हो गया और वहाँ जाके रेसिडेंट बन गया, वहाँ से लेकिन अपनी फैमिली को अगर वो खर्चा भेज रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसफर्स, ठीक है। मान लो जैसे क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ बोले कि भाई इंडिया में इस तरह की बीमारी आ रही है तो हम इस बीमारी के लिए उसको एक क्या दे रहे हैं? चंदा दे रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं? एक रिजर्व दे रहे हैं उसको कि भाई अपने इस बीमारी के लिए खर्चा उठाओ, वेंटिलेटर खरीदो। दिया नहीं है कुछ, मैं बता रहा हूँ। इस तरीके का भी हमारे पास बाहर से कुछ आता है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर रिसिप्ट। बाहर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने हमको कोई क्या दे दिया? चंदा दे दिया, दान दे दिया, हेल्प दे दी, जैसे पाकिस्तान को मिलता रहता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर रिसिप्ट। तो इस तरह के भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे आने वाली यूनिट्स में हमारे बहुत काम आएगी, आपको पता होगी ये वाली चीज़ किन किन के बीच में होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है ना। इतना हो गया हाउस होल्ड सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच के ट्रांजैक्शन। अब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स के बीच की बात करते हैं, है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स के बीच में क्या क्या चीज़ें थी। फर्म्स हैं, अब अगर वो अपने बने बनाए गुड्स डोमेस्टिक बेच रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा, अपने लोकल पीपल को बेच रहे हैं, यहाँ के हाउस होल्ड को बेच रहे हैं तो वो इनके साथ इंटरेक्शन। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि फर्म्स अपने सारे प्रोडक्ट लोकल ही बेचें,
वो अपने प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज़ को भी तो बेच सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्रीज़ को बेच रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सपोर्ट्स। क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट्स। और आप ये दो सिंबल याद रखना, ठीक है? एक्सपोर्ट्स का सिंबल होता है एक्स और इंपोर्ट का होता है एम, ठीक है? तो इसको इस सिंबल से भी रिगार्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट्स इज रिगार्डेड विद एक्स, इंपोर्ट विद एम, ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं और उसके बदले में क्या आएगा? उसके बदले में आएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन। इसके अलावा आप सोचो और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा अब आप सोचोगे यार, जैसे कि हम अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहे हैं? हम अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। हो सकता है कोई हमको भी दे रहा हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है, अगर मान लो हम इंडियंस के अलावा दूसरे नेशनलिस्ट से वर्क ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी इकोनॉमी में नहीं, उनकी इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। समझ रहे हो? यहाँ पे हम अपनी इंडियन कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है तो मतलब इसकी अभी हम प्रेजेंस कहाँ देख रहे हैं? इंडिया के अंदर। हो सकता है इसकी प्रेजेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हो, लेकिन वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। इस वजह से मैं यहाँ से फैक्टर सर्विसेज इनको नहीं दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अगर ये पूरा एक सेक्टर बना है तो ये इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं। समझ रहे हो? कौन है? इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। इनमें से कुछ प्रोड्यूसर हो सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाते हैं, लेकिन सारे के सारे थोड़ी हैं, सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ी है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी गई है वो सिर्फ डोमेस्टिकली यूज होगी, तो इसलिए हम यहाँ से फैक्टर सर्विसेज लेते हुए नहीं दिखाएंगे। वो पॉसिबल कब होता? जब हमारे इधर जैसे हमारी टाटा इंडस्ट्रीज या फिर रिलायंस है ना, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो बाहर के लोगों की सर्विस ले रहे हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी, उनके फ्लो, उनके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ROW शो होगा और उनके हाउस होल्ड से ऐसा सेम उनका एक फ्लो। अभी हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, बिकॉज वाइल मेकिंग दिस सेक्टर हेयर वी आर मेंशनिंग ओनली द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड assumption is what they are domestic. Okay, all are domestic. If somebody is operating abroad also, we are not just taking that thing here. हमको यहाँ पे assumption रखना है डोमेस्टिक। तो ये हो गया इनका, ठीक है? तो ये इनसे एक्सपोर्ट्स करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है? और देखो एक्सपोर्ट्स फिनिश गुड का भी होता है और एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल का भी होता है, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स का भी होता है, क्योंकि यहाँ फर्म्स में एग्रीकल्चरल फर्म्स भी हो सकती हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो हो सकता है वो रॉ मटेरियल्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिश गुड भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी मॉडल। और अब आपको पता है आंसर कैसे लिखना है, हमको इनके बीच के फ्लोस पता है। लेकिन उससे पहले एक बार जो हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स के बीच में फ्लो हुए हैं, उनमें से एक बार हम मनी फ्लो और रियल फ्लो देख लेते हैं, ताकि मनी फ्लो और रियल फ्लो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, एक बात, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे क्या भूल गए, इनके बीच में भी तो था, मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट RBI से बोरोइंग भी ले सकती है और गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ किसके पास रखती है? RBI के पास, ठीक है? तो FI का एक पार्ट है RBI। इस वजह से मैं पहले अच्छे से नहीं बना रहा था, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या सिक्योरिटी नहीं रखती। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास नहीं, येस बैंक के पास नहीं वो येस बैंक और उससे बोरो कर रही। लेकिन हाँ, इसका एक पार्ट है RBI ऑल्सो, जिसमें वो सिक्योरिटीज़ भी रखती है और जिससे बोरो, लेकिन सभी से नहीं लेती। अब हम देखें क्या इनका भी कुछ इंटरेक्शन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वो इसी तरीके से डायरेक्ट होता है, समझ रहे हो? तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो यहीं से डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं करेगा वो फॉर्म बनेगा, वो हम बोलते हैं कि इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन की हेल्प से वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? और अभी हम उतने डेवलप नहीं हुए कि हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या ले रहा हो? लोन, बोरिंग हम लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इतने वो नहीं हुए डेवलप कि वो बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या देंगे? लोन। अभी हमारी कंट्री की नीड्स ही पूरी नहीं हुई। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से डायरेक्ट होती है, जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और हमारे फॉरेन जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प से ही होती है। फॉर्मल सेक्टर इसी तरीके से हो पाती है, ठीक है? हाँ, तो अब ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी? मनी फ्लो और रियल फ्लो की। मनी फ्लो क्या क्या है और रियल फ्लो क्या क्या है? फैक्टर सर्विसेज अगेन यू नो इट इज़ व्हाट? रियल फ्लो।
ठीक है, फैक्टर सर्विसेज अगेन इट इज अ रियल फ्लो। पेमेंट मनी फ्लो, इंपोर्ट्स, अब इंपोर्ट्स क्या होगा, इंपोर्ट्स रियल फ्लो होगा या मनी फ्लो होगा? आपको पता है रियल फ्लो में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स में एक्चुअल में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ही जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया मनी, ठीक है। और पेमेंट्स जब हम करेंगे इंपोर्टेड गुड की तो उसमें क्या आ जाएगा, सॉरी इंपोर्ट्स में आएगा रियल बिकॉज गुड्स एंड सर्विस, और जब पेमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मनी फ्लो। ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ठीक है, ट्रांसफर रिसिप्ट्स में बेसिकली देखो मनी फ्लो ही होता है, क्योंकि हम मनी के लिए डिपेंडेंट होते हैं, वो मनी के ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज भी चाहिए, वो भी मनी में ही ट्रांजैक्शन करोगे तो ही मिलेंगे, तो ये क्या हो गया, मनी फ्लो। आपको पता है एक्सपोर्ट्स क्या होगा, रियल फ्लो, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर मनी। इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, इन्वॉल्विंग मनी, मनी फ्लो, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई कितने सारे फ्लो हैं, लेकिन अब एक बात ध्यान में रखना, जितने भी सारे फ्लो हैं ना, जितने भी, कितने सारे फ्लो थे, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये भी गुड्स एंड सर्विस ही होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन चार को छोड़ के कोई भी मनी फ्लो, मतलब इन चार को छोड़ के कोई भी रियल फ्लो नहीं है, ये सिर्फ चार रियल फ्लो हैं, बाकी जितने भी फ्लो होंगे सारे के सारे मनी, ठीक है। कौन कौन से, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म से हाउस होल्ड के पास गया था, फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड से फर्म के पास गया था, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन चार को छोड़ के रियल फ्लो कोई सा भी नहीं है, कितने ही फ्लो बन जाए सारे क्या होंगे, मनी फ्लो, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल से आगे चले तो भाई इनकम के फ्लो में कौन काम आ रहा है, मनी फ्लो। इनकम के फ्लो में बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमी में कौन काम आ रहा है, मनी फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज हैं भी तो इसलिए ताकि वो मनी में एक्सचेंज हो सके, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमने आज तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा इनकम का मीनिंग, व्हाट इज इनकम, ठीक है। देन वी हैव स्टडीड हाउ इज इनकम जनरेटेड, इनकम जनरेट कैसे होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इनकम जनरेशन जो साइकिल है ना, उसको सर्कुलर फ्लो के बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था मनी एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स ये क्या होती है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। फिर हमने स्टार्ट किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले क्या पढ़ा गया, सबसे पहला पढ़ा गया टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी। टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी में सेक्टर कौन कौन से हैं, दोनों सेक्टर का मीनिंग क्या है, दोनों सेक्टर के बीच में फ्लो कैसे हैं, और इस मॉडल को सिंपल इकोनॉमी क्यों कहते हैं, ये हमको आंसर पता होना चाहिए। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हमको पता था दोनों सेक्टर कौन से, उनके मीनिंग क्या है, फ्लो भी पता थे, लेकिन अब हमको पता होना चाहिए सिंपल इकोनॉमी क्यों नहीं है, ठीक है। फिर येस्टरडे वी हैव स्टडीड व्हाट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट क्या है। वी हैव डिस्कस कि भाई गवर्नमेंट है क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस थर्ड सेक्टर। फिर हमने बाकियों के बीच में उसके फ्लोज पढ़े, ठीक है, उनके बीच में क्या फ्लोज होते हैं। और आज हमने पढ़ा फोर सेक्टर इकोनॉमी। कल तक हमने पढ़ा था क्लोज इकोनॉमी, और आज क्या पढ़ा, ओपन इकोनॉमी। फोर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, तो इनके साथ क्या इंटरेक्शन रहेंगे। और सब चीज़ में आपको ध्यान में क्या रहना चाहिए, जितने भी सर्कुलर फ्लो हैं, जितने भी फ्लो हैं, इस पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज को हटा दें तो बाकी सारे मनी फ्लो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपने सारे इकोनॉमी मॉडल देख लिए, ठीक है ना। तो अब आपको टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी, इन चारों सेक्टर का क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट और आंसर लिखने हैं, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी, आई विल चेक द वर्क ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस थिंग आई नीड बाय टुमारो, और ये आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आपका वर्क शेयर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर वर्क एंड यू कैन शेयर इट टू मी, okay. So this is this I want, because I want to know how you people are understanding,
and how you people will represent your understanding. Okay, so this is by now, and from our next class, in our next class what we'll be studying, now we'll be studying some terminologies. हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग अब शुरू कर देंगे. आपको पता है नेशनल इनकम न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, तब उसकी अकाउंटिंग शुरू करेंगे. उस अकाउंटिंग में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होगी वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.